1940 के शुरुआती साल बहुत डार्क टाइम्स थे। पूरी दुनिया मेन वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। एडोल्फ हिटलर के लीडरशिप में जर्मनी बहुत स्ट्रांग लग रहा था। बहुत लोगों को डर था कि जर्मनी एटॉमिक पावर इस्तेमाल करके एक सुपर बॉम्ब बना सकता है। अलाइड लीडर्स डर गए थे और जानते थे कि उन्हें तेजी से कुछ करना होगा। पूरी दुनिया का भविष्य दांव पर लगा था। यूरोप में साइंटिस्ट ने यूरेनियम के बारे में नई डिस्कवरीज की। कुछ नाजी जर्मनी से भागकर अपनी नॉलेज अमेरिका ले आए। उन्होंने प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पॉसिबल एटॉमिक बॉम्ब के बारे में वार्न किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन के 1939 के फेमस लेटर में यूएस से एटॉमिक एनर्जी पर रिसर्च करने की गुजारिश की गई थी। डर यह था कि जर्मनी पहले वहां पहुंच जाएगा। इससे एलाइड पावर्स को अर्जेंट एक्शन लेने की प्रेरणा मिली। दुनिया कॉन्फ्लिक्ट से बुरी तरह बंटी हुई थी। एक्सिस पावर्स अलाइड नेशंस के खिलाफ लड़ रहे थे। ट्रेडिशनल लड़ाई पहले से ही बहुत तबाही मचा रही थी। एक एटॉमिक वेपन के ख्याल में सब कुछ बदल दिया। इससे अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्टिव फोर्स का वादा था। ऐसा हथियार वॉर को जल्दी खत्म कर सकता था, लेकिन और ज्यादा तबाही भी ला सकता था। लीडर्स के सामने बहुत डिफिकल्ट चॉइसेस थे। नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने का प्रेशर बहुत ज्यादा था। दुनिया अनजाने माए अपनी सांस रोके हुए थी। यूनाइटेड स्टेट्स ने 1942 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू करके डिसाइसिवली कदम उठाया। इसका गोल एक एटॉमिक बॉम्ब बनाना था। यह एक बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट काम था जिसमें बहुत सारे लोग और वास्ट रिसोर्सेज शामिल थे। इसकी सक्सेस के लिए सीक्रेसी सबसे जरूरी थी। बहुत कम लोग अपने काम की असली नेचर जानते थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा महंगा था। इसमें बिलियंस खर्च हुए। इसमें लाखों लोगों को काम मिला। की लोकेशंस मेन ओक रिज, टेनेसी, हैनफोर्ड, वॉशिंगटन और लॉस एलमोस, न्यू मैक्सिको शामिल थे। जनरल लेस्ली ग्रोव्स पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहे थे। ग्रोव्स एक स्किल्ड ऑर्गेनाइजर और लीडर थे, जिन्होंने यह पक्का किया कि प्रोजेक्ट को जो चाहिए वो मिले। उन्होंने टॉप साइंटिस्ट्स के साथ मिलकर काम किया, साइंस की सीमाओं को आगे बढ़ाया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का स्केल अनप्रेसिडेंटेड था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसने कई देशों के ब्राइटेस्ट माइंड्स को एक साथ लाया। उन्हें बहुत बीडी साइंटिफिक और टेक्निकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। काम मुश्किल था और अक्सर फ्रस्ट्रेटिंग भी, लेकिन वे जानते थे कि दांव पर बहुत कुछ लगा है। भविष्य उनके छिपे हुए एफर्ट्स पर डिपेंड करता था। दुनिया इस सीक्रेट रेस से अनजान थी। यह साइंस का एक शहर था जिसे जीरो से बनाया गया था। साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स एक कॉमन अर्जेंट मकसद से एकजुट थे। उन्होंने इमेंस प्रेशर में बिना थके काम किया। प्रोजेक्ट पर कई ब्रिलियंट साइंटिस्ट ने काम किया, लेकिन एक नाम सबसे अलग है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। वह लॉस एलामोस में साइंटिफिक डायरेक्टर थे। ओपेनहाइमर ने साइंटिस्ट्स की एक जबरदस्त टीम बनाई। प्रोजेक्ट की स्पीड के लिए उनका लीडरशिप बहुत जरूरी था। वह साइंस और लोगों दोनों को समझते थे। ओपेनहाइमर एक कॉम्प्लेक्स और थॉटफुल इंसान थे। उन्हें फिजिक्स की गहरी समझ थी और वो अपने काम के मॉरल वेट को समझते थे। टेस्ट के बाद उन्होंने फेमसली हिंदू स्क्रिप्चर को कोट किया, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। दूसरे इंपॉर्टेंट लोगों में एनरिको फेर्मी शामिल थे, जिन्होंने पहला कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हासिल किया। लियो सिलार्ड, जिन्होंने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का आइडिया सोचा था, उन्होंने भी की रोल निभाया। लॉस एलामोस की टीम ने बिना थके काम किया, कई साइंटिफिक पजल्स का सामना करते हुए। ओपेनहाइमर ने उनके रिसर्च और डिस्कशंस को गाइड किया। उन्होंने इंटेंस कोलैबोरेशन का माहौल बनाया। फिजिसिस्ट, केमिस्ट्स और इंजीनियर्स साथ साथ काम करते थे। वे आइडियाज पर बहस करते थे और थ्योरीज को लगातार टेस्ट करते थे। प्रेशर बहुत ज्यादा था, टाइमलाइन बहुत टाइट थी। ओपेनहाइमर की इंटेलेक्ट और कैरिस्मा ने उन्हें एक साथ रखा। उन्होंने अलग अलग तरह के पर्सनालिटीज को इफेक्टिवली मैनेज किया। वह इस साइंटिफिक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर थे। यह कोलैबोरेटिव एफर्ट बहुत बड़ा और सीक्रेट था। भविष्य उनके छिपे हुए एफर्ट्स पर डिपेंड करता था। एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए नई साइंस की जरूरत थी। कोर आइडिया न्यूक्लियर फिशन था, एक नई डिस्कवरी। साइंटिस्ट्स ने पाया कि यूरेनियम जैसे कुछ एटम्स को स्प्लिट किया जा सकता है, जिससे एनर्जी निकलती है। इससे एक चेन रिएक्शन बनता है जो बहुत पावरफुल होता है। एक बीडी चैलेंज सही मटेरियल्स पाना था। नेचुरल यूरेनियम में ज्यादातर U-238 होता है, जो स्टेबल होता है। बस एक छोटा सा हिस्सा U-235 होता है, जो फिसल आइसोटोप है।
U-235 को U-238 से अलग करना बहुत मुश्किल था। साइंटिस्ट्स ने इस काम के लिए बीडी फैक्ट्रीज बनाई। ओक रिज में उन्होंने गैसियस डिफ्यूजन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन जैसे मेथड्स इस्तेमाल किए। एक और मटेरियल प्लूटोनियम भी डेवलप किया गया। प्लूटोनियम चेन रिएक्शन को बनाए रख सकता था और इसे हैंडफोर्ड के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बनाया गया था। फिर साइंटिस्ट्स के सामने यह चैलेंज आया कि बॉम्ब को एक्सप्लोड कैसे कराया जाए। उन्हें फिसल मटेरियल को तेजी से एक साथ लाना था, क्रिटिकल मास हासिल करने के लिए। प्लूटोनियम के लिए उन्होंने कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करके एक इम्प्लोजन मेथड डिजाइन किया। इंजीनियरिंग चैलेंजेस बहुत ज्यादा थी। पहला टेस्ट, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया, जुलाई 1945 के लिए प्लान किया गया था। दुनिया जल्द ही इसकी पावर देखने वाली थी। पहला एटॉमिक बॉम्ब जुलाई 16, 1945 को एलामोगोर्डो, न्यू मैक्सिको में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। टेस्ट का कोड नेम ट्रिनिटी टेस्ट था। एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिससे एक बड़ा मशरूम क्लाउड बना। साइंटिस्ट्स ने इसे ऑ और कुछ डर के साथ देखा। वे जानते थे कि उन्होंने एक नई फोर्स को अनलीश कर दिया है। दुनिया न्यूक्लियर एज में एंटर कर चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 अभी भी चल रहा था। जर्मनी ने मई 1945 में सरेंडर कर दिया था, लेकिन जापान लड़ता रहा। यूएस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन के सामने चॉइस थी, जापान पर हमला करें या नया एटॉमिक बॉम्ब इस्तेमाल करें। उन्होंने वॉर खत्म करने के लिए बॉम्ब इस्तेमाल करने का फैसला किया। अगस्त 6, 1945 को हिरोशिमा पर एक बॉम्ब गिराया गया, जिसका निकनेम लिटिल बॉय था। तबाही भयानक और दूर तक फैली हुई थी। हजारों लोग तुरंत मर गए और बहुत से बाद माइनर इंजरीज और रेडिएशन से मरे। 3 दिन बाद नागासाकी पर एक और बॉम्ब गिराया गया, जिसे फैट मैन कहा गया। जापान ने अगस्त 15, 1945 को सरेंडर कर दिया, जिससे वॉर खत्म हो गई। एटॉमिक बॉम्ब के बनने से हिस्ट्री बदल गई। इसने वर्ल्ड वॉर 2 का अंत किया, लेकिन कोल्ड वॉर एरा की शुरुआत की। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दुश्मन बन गए, जिससे एक खतरनाक आर्म्स रेस शुरू हुई। न्यूक्लियर वॉर का खतरा दुनिया पर मंडराने लगा। बॉम्ब के इन्वेंशन ने साइंस की महान पावर और तबाही की पोटेंशियल को दिखाया।